नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है और बहुत पुरानी है, और घटना उसी दौर की है जिस 90 के दशक की मैं बात करता हूँ, जिसमें राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण का एक बुरा दौर था। तमाम बड़े बड़े अपराधी निर्वाचित होकर विधानसभा और लोकसभा पहुंच गए थे, लेकिन वही है, अपराध करने वाला जिसके डीएनए में अपराध हो, वो चाहे जितना माननीय हो जाए, अपनी आदत से बाज नहीं आता। बात 11 दिसंबर 2009 की है। राज्य है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का कैपिटल सिटी भोपाल। सूचना मिली पुलिस को कि गुराड़ी घाट रतनपुर रोड पर रेलवे ट्रैक पर एक बोरी में एक नव युवती की लाश पड़ी हुई है। खैर, पुलिस वाले पहुंचे और सब लोगों ने युवती की लाश को बोरी से निकाला और ये देखा कि युवती को गोली मारी गई थी। वहां आसपास जीप के टायर के निशान भी मिले। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं गोली मारकर और फिर उसे बोरी में भर के यहां लाकर डाला गया था। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि लड़की के साथ बहुत जुल्म हुआ रात में, और उसके बाद सुबह के समय जो टाइमिंग उसमें दी हुई थी उसके हिसाब से सुबह के समय इसे गोली मारी गई और गोली मारकर उसे यहाँ पर फेंक दिया गया, ये पुलिस ने इन्फर किया। और उसके साथ बलात्कार से भी विभत्स घटनाएं हुई थी। बहरहाल, पुलिस ने हत्या 302, 201 उस समय लिखा जाता था, हत्या और हत्या के सबूतों से छेड़छाड़ या छिपाने की कोशिश, आईपीसी में ये दो धाराएं लगाकर मुकदमा कायम कर लिया गया। खैर, जांच पड़ताल के दरमियान घटनास्थल से दूर पर जो जीप के टायर के निशान थे उनकी भी फोटोग्राफी और उनके प्लास्टर जो इसके इम्प्रेशन होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से, वो निकाल कर रख लिए गए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना दिए गए। पुलिस ने इलाके के बहुत से लोगों से पूछताछ की कि लाश किसने यहाँ फेंकी है, आते हुए जाते हुए किसी ने देखा हो, कोई गाड़ी देखी गई हो, कोई आदमी देखे गए हों, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बताया या ये बताया, अनभिज्ञता व्यक्त की कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अनुमान के मुताबिक और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक युवती की उम्र करीब 24 साल बताई गई, लेकिन उसके पहचानने का कोई सबूत न तो आसपास था, न बोरी में था, न कहीं और मिला। महिला अधिकारियों ने सारे कपड़े उसके चेक करने की कोशिश की, जीन्स की जो जेबें हैं उनको चेक करने की कोशिश की, लेकिन तब तक लाश इतनी फूल चुकी थी कि पूरी जीन्स वो शरीर में बुरी तरह से टाइट हो गई थी। बहरहाल, तमाम प्रयास के बाद महिला पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबल्स को जीन्स के पीछे की जेब में कुछ कागज सा मिलने की आहट हुई, और फिर उन्होंने वो कागज निकाला, क्योंकि वो जीन्स से और शरीर के बीच में एकदम चिपक गई थी। तो ये पता लगा, काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे निकाला गया। निकालते समय ही उसके टुकड़े हो गए थे, उसे सुखाया गया, टुकड़ों को जोड़ा गया, तो ये पता लगा ये वॉल्वो बस का टिकट था और टिकट के पीछे मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने, मैंने बताया, पोस्टमार्टम के लिए उस समय भेज दिया। जो नंबर लिखा हुआ था पुलिस ने उस पर संपर्क किया और उसने बताया कि हम इस तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग में पढ़ते हैं, और जब लड़की के कपड़ों के बारे में उसे बताया गया तो उसने कहा कि हम दो लोग इंदौर से भोपाल गए थे, मैं और मेरी सहेली वसुंधरा बुंदेला। खैर, इसके सिवा और कोई सबूत मिला नहीं था, और शायद
सबूत मिटाने वालों की से ये गलती हुई थी कि वो जेब से टिकट नहीं निकाल पाए। लड़की की पहचान हुई कि ये वसुंधरा बुंदेला है। खैर, जब उसने बताया कि मेरी बैचमेट है, हम लोग साथ साथ वहाँ वसुंधरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग भोपाल की छात्रा हैं, तो पुलिस ने फ़ौरन वहाँ संपर्क किया तो ये पता लगा कि वो छतरपुर की रहने वाली है और भोपाल में हॉस्टल में रहती है। खैर, पुलिस ने उसकी सहेली को बुलवा लिया पूछताछ के लिए। तो उसने ये बताया कि वसुंधरा के नाना जी, वसुंधरा बुंदेला के नाना जी भोपाल में रहते हैं, और ये भी कहा कि इंदौर से लौटने के बाद भोपाल में वसुंधरा को उसके नाना जी की कार लेने आई थी। बहरहाल, जब वो पुलिस पूरे पते से उनके घर तक पहुंच गई तो भोपाल में रहने वाले नाना जी का भी पता लग गया। उनका घर यशोदा विहार में था। पुलिस पूरी फौज फाटे के साथ यशोदा विहार में पहुंची। पूरा घर खाली था, दरवाज़ा बाहर से बंद था। अधिकारियों ने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर गए। पुलिस को देखकर आस पड़ोस के भी तमाम लोग वहां जमा हो गए। लोगों ने पुलिस को बताया कि ये घर अशोक वीर विक्रम सिंह उर्फ भैया राजा का है। अब आप सोच लीजिए, इतना लंबा चौड़ा भारी भरकम नाम और फिर उसकी उर्फियत भैया राजा। और लोगों ने ये भी बताया कि ये पिछली रात अपने बेटों के साथ घर में मौजूद थे, लेकिन बहुत सवेरे सवेरे सुबह सुबह बिना किसी को कुछ बताए यहाँ से चले गए। बाहर से ताला लगा दिया गया। भैया राजा के अपराधों की लंबी, जैसे ही भैया राजा का नाम आया, भोपाल में विधानसभा है, सबको पता था, और जो इस तरह के चेकर्ड हिस्ट्री वाले लोग होते हैं उनका पुलिस को भी पता होता है, जनता को भी पता होता है। तो लोगों ने सब बताया तो ये पता लगा कि भैया राजा की बड़ी लंबी आपराधिक फहरिस्त है। उनका 80-90 में छतरपुर पन्ना और टीकमगढ़ सहित पूरे बुंदेलखंड पर प्रभाव था। और ये भी कहा जाता है कि राजा भैया के घर में वो एक बड़ा तालाब है, तालाब में मगरमच्छ पाले हुए हैं और लोगों को जिनसे दुश्मनी होती है वो मगरमच्छों को खिला देते हैं। बहरहाल, पुलिस ने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए तो छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ के कई थानों पर तमाम आपराधिक मुकदमे भैया राजा के खिलाफ दर्ज थे, जिनमें हत्या के भी कई मामले थे। भैया राजा ने अपना राजनीतिक जीवन छात्र नेता के रूप में शुरू किया था। उसने 1990 में विधानसभा का चुनाव तब लड़ा था जब उसके ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह के रिश्तेदार की हत्या का आरोप था। भैया राजा पर केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के एक बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार को उत्तराखंड में ये हत्या हुई थी, जानने वालों को पता होगा। और वो उस समय, जिस समय उसने ये इलेक्शन विधानसभा का लड़ा मध्य प्रदेश से, वो नैनीताल जेल में बंद था। बूटा सिंह की रिश्तेदार की हत्या का मामला तब के बहुत ही चर्चित शख्स अकबर अहमद डंपी से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि उस रिश्तेदार की लाश डंपी के फार्म हाउस पर मिली थी। बहुत ही चर्चित केस है। हालांकि फिर वही हुआ जो होना था कि आपराधिक प्रवृत्ति का बाहुबली व्यक्ति था। ट्रायल के समय सारे गवाह होस्टाइल हो गए और भैया राजा उस मामले में दोष मुक्त हो गया। उसने ये जो जेल में रहते हुए इलेक्शन लड़ा था, वो पवई विधानसभा से ये इलेक्शन लड़ा था और उस समय उसको चुनाव चिन्ह मिला था हाथी चुनाव चिन्ह से वो इलेक्शन लड़ा था। और जरा उसके नारे देखिए, बाकायदे पंफलेट में, बैनर में, पोस्टर में, सब जगह ये नारे लिखे थे कि मुहर लगेगी हाथी पर, नहीं तो गोली छाती पर, लाश मिलेगी घाटी पर। अब आप सोच लीजिए कि किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि किस प्रवृत्ति का ये विधायक रहा होगा। अशोक वीर विक्रम सिंह और भैया राजा के चुनाव प्रचार का नारा भी
आतंक का पर्याय था। और इसके बाद वो समाजवादी पार्टी के से एक बार और विधायक बने। फिर 2003 में चुनाव हार गए। जब उसको लगा कि अब बार बार चुनाव हारने से इलाके में दिक्कत हो रही है, उसने अपनी 2008 में अपनी पत्नी आशा रानी को भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़वाया और घटना के समय उसकी पत्नी आशा रानी भाजपा की विधायक थी। पुलिस जांच में आगे पता चला कि वसुंधरा के पिता, मृतका वसुंधरा बुंदेला के पिता मृगेंद्र सिंह बुंदेला और मां का नाम, पिता का नाम मृगेंद्र सिंह बुंदेला और मां का नाम भारती है। भैया राजा वसुंधरा के पिता मृगेंद्र सिंह बुंदेला के सगे मामा थे, भगीना थे भैया राजा के मृतका के पिता, यानी भगीना की लड़की। वही भगीना, वही भांजा जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी ने अपने भांजे को मार दिया, थप्पड़ भी मार दिया, तो बुढ़ापे में उसके हाथ कांपेंगे। उत्तर भारत में कम से कम भांजे को जिसकी जो कद्र है, भांजे का जो कद है रिश्तों में, उससे ऊंचा किसी का कद नहीं है। रिश्तों की बात मैं कर रहा हूँ, परिवार की नहीं। भांजे को रिश्ते में इतना ऊपर रखा। तमाम कथावाचकों की रील्स आप देखेंगे, उसमें ये कहा जाता है कि अगर भांजा आपके घर आया है और आपने उसको प्रेम पूर्वक भोजन इत्यादि कराया है, तो आपको जाने कितने गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। इस रिश्ते की बात है कि ये रिश्ता इतना ऊंचा है। और ऐसे ही भांजे की लड़की के साथ इस दुष्ट आत्मा विधायक ने क्या किया था। बहरहाल वसुंधरा के शव का अंतिम संस्कार होना था। पुलिस ने फैसला किया कि शव सिर्फ माता पिता को देंगे। चूंकि एक बार पहले भी ये भैया राजा इस तरह का काम कर चुका था कि लाश लेके और जल्दी से उसको जला चुका था और उसमें कुछ बाद में कुछ कहने को नहीं था, तो कुछ लोगों को उसने उस लाश को लेने के लिए भेजा। पुलिस ने कहा ना, मैं इस लाश को सिर्फ उसके माँ बाप को देंगे, क्योंकि एक बार और इसके पहले इसी भैया राजा ने एक अपनी नौकरानी की शव को ये डिक्लेयर करके कि इसका कोई नहीं है, और उसके बाद शव अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद उसका दाह संस्कार कर दिया। उसमें आगे कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद उसमें भी बहुत कुछ हुआ, उस मामले में भी। बहरहाल पुलिस के अधिकारियों को उसके पिता ने बताया कि एक्सीडेंट में उसके पैर में बहुत चोट लगी है, इसकी वजह से वो यात्रा करने में समर्थ नहीं है। ये भी रिक्वेस्ट की कि पुलिस अधिकारी शव को छतरपुर भिजवा दें, जहाँ की रिहाइश है उनके माता पिता की, और हम यहीं पर इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। वसुंधरा की माँ से ये अनुरोध किया गया कि हम लाश को वहाँ तक ले जाएं, ये अनुचित होगा, आप अकेले भोपाल तक आ जाएं और हम पूरी फोर्स के साथ लाश को आपके साथ छतरपुर के लिए रवाना कर देंगे। खैर, माँ का बहुत बुरा हाल था, फूट फूट कर रोती थी, और पुलिस ने जितनी बार भी फ़ोन किया कभी भी पूरी बात नहीं कर पाई, और फ़ोन उसने हर बार उसने फ़ोन काट दिया या रख दिया। घटना वाली रात यशोदा विहार में जो भैया राजा का घर है, उसमें उनका ड्राइवर भूपेंद्र भी मौजूद था। पुलिस की एक टीम ड्राइवर भूपेंद्र और वसुंधरा की मां भारती सिंह को लेकर छतरपुर से भोपाल के लिए रवाना हो गई, और फिर भोपाल से ये बॉडी छतरपुर के लिए लाई गई। मां ने पुलिस को ये बताया कि ड्राइवर भूपेंद्र को सब कुछ पता है, इससे सख्ती से बात की जाए। भोपाल आने पर जब वो वापस आ गया वहाँ सब संस्कार करने के बाद, तो भूपेंद्र को मिसरोद थाने भेज दिया गया, क्योंकि ये घटना मिसरोद थाने की ही थी जहाँ पर ये लड़की की लाश मिली थी। उसको मिसरोद थाने भेज दिया गया, और भारती से क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पुलिस अफसरों ने बातचीत की। भारती सिंह ठीक है अपनी बेटी को याद करके
वो परेशान होती थी, बार बार फूट के रोने लगती थी। और उसने पुलिस को बताया कि पहले उसकी बेटी वसुंधरा को उसने जबलपुर भेजा था, बाद में भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग में उसका दाखिला कराया था। मुश्किल होता है यहाँ दाखिला कराना, लेकिन दाखिला कराया था। माँ भारती ने पुलिस अफसरों से बातचीत के दरमियान ये भी बताया कि हमें पूरा शक भूपेंद्र पर है, क्योंकि इसके पहले भी जब भी वो भोपाल गई है, घर से गई हो या कहीं किसी टूर से गई हो, तो भोपाल पहुंचने पर भूपेंद्र ही भैया राजा की गाड़ी लेकर आता था और बिटिया को लेकर उनके घर जाता था। इसलिए उसे हर चीज़ का पता होगा। पुलिस अगर कड़ाई से पूछताछ करेगी तो पुलिस को सच्चाई का पता लग जाएगा। बहरहाल माँ भारती ने पुलिस अफसरों से आग्रह किया कि उन्हें उस जगह पर ले जाया जाए जहाँ बेटी की लाश मिली थी। पुलिस पहले उसको स्पॉट पर ले गई, फिर बाद में उसे वही शव के साथ भेज दिया गया छतरपुर, जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया। फिर जब वो बार बार ड्राइवर भूपेंद्र पे शक व्यक्त कर रही थी माँ भारती, तो पुलिस ने भूपेंद्र से ही पूछताछ शुरू की। पहले तो वो गुमराह, जैसे हर अपराधी गुमराह करते हैं, लेकिन फिर पुलिस परेशान हो गई थी। बड़ा मर्डर था, बड़े लोगों का हाथ इसमें आ रहा था, लिहाजा पुलिस अपने पर आ गई और उसने विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू की। तब भूपेंद्र ने कहा कि शव को ठिकाने लगाने का काम उसे दिया गया था। दरअसल उससे कहा गया था कि शव को घर से और किसी चीज़ में बांधकर रेलवे ट्रैक पर ले जाएं और फिर उसे बोरे से निकालकर बीच ट्रैक पर रख दें, ताकि गाड़ी आने पर शव 2 हिस्सों में कट जाए और ये साबित हो कि उसने आत्महत्या कर ली है। और उसने ये भी बताया कि भैया राजा के घर पर ही इस बिटिया को, इस बच्ची को या इस लड़की को गोली मारी गई थी। खैर, पुलिस ने फ़ौरन वो घर भी सील कर दिया। उस जगह जहाँ गोली मारी गई थी उसको भी ठीक से सील कर दिया। वो जगह जहाँ बॉडी मिली थी उसका पता लग गया। भूपेंद्र से आगे की पूछताछ और शुरू की गई। खैर, पुलिस को जो जो सबूत मिल रहे थे उनको वो चरणबद्ध तरीके से एक एक कड़ी को जोड़ रही थी और यशोदा विहार के घर को कई बार फॉरेंसिक टीम के साथ वहाँ पर टीम गई थी और कई बार वहाँ की जांच की थी। पुलिस ने नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन में वसुंधरा के दोस्तों से भी पूछताछ की और मैंने आपको बताया कि उसकी सहेली जो अलीगढ़ की रहने वाली थी उसे भी भोपाल बुलाकर कड़ी से कड़ी जोड़कर उसके एविडेंसेस को और पुख्ता किया गया। इसके बाद पुलिस ने भैया राजा से पूछताछ शुरू कर दी। 2 अधिकारियों ने पहले उनसे भोपाल के विधायक विश्राम गृह में बात की, फिर पुलिस कंट्रोल में बुलाकर सवाल जवाब किए। भैया राजा की पत्नी आशा रानी सिंह उस समय विधायक थी जिस समय ये घटना हुई थी और जिस समय भैया राजा से पुलिस पूछताछ कर रही थी। पुलिस से बचने के लिए अस्पताल में भैया राजा भर्ती हो गए। सारे बड़े अपराधी अगर जेल भेजे गए तो जेल के अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, और अगर जेल के अस्पताल से भी उनका काम नहीं चलता है तो जेल का डॉक्टर बड़ी तगड़ी रिकमेंडेशन लिखता है कि साहब इसका इलाज सिर्फ फला हॉस्पिटल में ही हो सकता है, और फिर उसे उस हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। भोपाल, इस तरह से वो अस्पताल में भर्ती हो गए भैया राजा। भोपाल पुलिस वसुंधरा के हत्यारों का पता लगाने में जुटी थी, सबूतों को इकट्ठा कर रही थी, और इस बीच में जब उसे ये पता लगा कि भैया राजा तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती हैं, तो पुलिस की एक टीम भैया राजा का ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टरों से उसने बात की, बीमारी के बारे में पूछा। पुलिस टीम ने डॉक्टर को ऊंच नीच भी बताई और ये कहा कि बिना किसी ठोस कारण के इस तरह से किसी को अस्पताल में भर्ती करना ठीक नहीं है। इसके होने वाले नुकसान को भी पुलिस ने उन डॉक्टरों को, जो टीम थी डॉक्टरों की, उनको बताया, वही अपने अंदाज में। पुलिस ने बताया कि इसका जो खराब पहलू है वो ये भी है, फला फला सेक्शन का मुकदमा कायम होगा
और तुम भी जेल चले जाओगे। बहरहाल परिणाम के डर से डॉक्टर्स ने 20 दिसंबर 2009 को भैया राजा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद भैया राजा से डिटेल पूछताछ शुरू हुई। पुलिस के पास जो भी उनके आपराधिक रिकॉर्ड थे, जहाँ के भी थे, पूरे प्रदेश से उनके अपराध के रिकॉर्ड इकट्ठा किए गए और हर केस की अलग अलग जांच पड़ताल पूछताछ शुरू हुई। इसी बीच में पुलिस अधिकारियों को एक मामला ये पता लगा कि एक महिला जो इनके यहाँ नौकरानी की तरह रखी गई थी, उसने आत्महत्या कर ली थी। ऐसा बताया गया कि आत्महत्या कर ली थी, अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्महत्या की थी, लेकिन पीछे क्या था इसका बिल्कुल पता नहीं लगा। और इस मौत के अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज करके इस केस को उस समय रफा दफा कर दिया गया था। नौकरानी वाली फाइल फिर से पुलिस अधिकारियों ने खोली और ये पता चला कि वो जिसको नौकरानी बता रहे थे, जो इनके यहाँ काम कर रही थी, वो पन्ना जिले के एक गांव की सरपंच रह चुकी थी। भैया राजा की पत्नी आशा रानी सिंह उस समय जिला पंचायत की अध्यक्ष थी। उन्होंने लिखित रूप से ये अंडरटेकिंग दी थी पुलिस को कि नौकरानी तिज्जो बाई का कोई निकट संबंधी नहीं है, लिहाजा ये शव उन्हें सौंप दिया जाए ताकि वो अंतिम संस्कार कर सकें। ये लिखा पढ़ी में उन्होंने दिया था तिज्जो बाई के बारे में। और फिर तिज्जो बाई का शव भैया राजा के परिजन अपने साथ ले आए। इसीलिए दोबारा जब वसुंधरा की मौत हुई थी और पोस्टमार्टम ख़त्म हुआ नहीं कि 4-6 लोग लाश लेने के लिए पहुंच गए कि साहब हम ही रिश्तेदार हैं उसके और माँ बाप के आने में दिक्कत होगी, हम ले जाते हैं, हम बुलवा लेंगे, हम कर लेंगे। तब पुलिस के कान खड़े हुए थे और उनका ना, अगर मुझे लाश वहाँ तक भी ले जानी पड़े माँ बाप के पास तक तो दूंगा, पुलिस देगी, सिर्फ ये लाश माँ बाप को, आपको किसी कीमत पर नहीं देगी। क्योंकि ऐसा एक बार हो चुका था, जब एक बार बात खुलती है तो तमाम बातें खुलती हैं। पुलिस की संज्ञान में आया था कि उस समय वो उनकी पत्नी ने, भैया राजा की पत्नी ने ये अंडरटेकिंग दी थी कि इसका कोई नहीं है, इसलिए हमको दे दिया जाए, हम दाह संस्कार करेंगे। अब आप सोच लीजिए क्यों लिया होगा उन्होंने, इसलिए कि साहब इसका पोस्टमार्टम न हो, कहीं अगर चोट लगी है तो उसका पता न लगे, बलात्कार हुआ है तो उसका पता न लगे, और चुपचाप उसका अंतिम संस्कार किया गया। और अंतिम संस्कार किसने किया? तिज्जो बाई का शव का अंतिम संस्कार उसी ड्राइवर भूपेंद्र ने किया, जिसको इस वसुंधरा की लाश को ठिकाने लगाने का जिम्मा दिया गया था। मामले की जांच करते हुए भोपाल पुलिस की टीम पन्ना पहुंच गई, जहां की वो तिज्जो बाई रहने वाली थी। भैया राजा द्वारा नौकरानी के साथ बलात्कार करने की बात उसके गांव में हर इंसान को पता थी, हर एक को पता थी कि वो उसका नित्य प्रति उसका शारीरिक शोषण करते थे। प्रधान रह चुकी थी, जानकार थी, लेकिन धीरे धीरे उसके परिवार वालों से उसे काट कर, उससे अलग करके, उससे दूर करके, और देखने में वो ठीक अच्छी थी, महिला थी, भली महिला थी, लिहाजा नित्य प्रति उसका शारीरिक शोषण करते थे। और इस बात को उनकी पत्नी आशा रानी खूब अच्छी तरह जानती थी और उनकी संलिप्तता थी कि उसका शारीरिक शोषण उसके पति करते रहें। ये बात जांच में आ गई और आखिरकार निराशा में डूबी तिज्जो बाई का ऐसा बताया गया कि उसने केरोसिन छिड़क कर आत्महत्या कर ली। दूसरा एंगल ये भी है कि बाद में जब उसने विरोध करना शुरू किया तो फिर उसको मिट्टी का तेल डालकर घर के भीतर ही उसे आग लगा दी गई थी। भैया राजा और विधायक पत्नी आशा रानी के खिलाफ नौकरानी की हत्या के मामले में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई। एफआईआर होते ही विधायक आशा रानी सिंह नेपाल भाग गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तिज्जो बाई के पति को भी ढूंढ निकाला। वो दिल्ली में मिला। उसका बयान दर्ज करने के लिए पुलिस उसे भोपाल लेकर आई। अब आप सोचिए, उसका पति भी मिल गया, बाद में उसका बेटा भी मिल गया, और फिर माननीय विधायिका जी ने
एक अंडरटेकिंग दे दी थी कि इसका चूंकि कोई वारिस नहीं है, लिहाजा ये लाश हमें दे दी जाए, और ले आई। ड्राइवर भूपेंद्र से उसका अंतिम संस्कार भी करा दिया गया। और जब उसके पिता लौट के आए तो अपने बेटे के बारे में, यानी तिज्जो बाई के बेटे के बारे में सारी जानकारी हुई, और पुलिस उसे भी बयान के लिए भोपाल ले आई। उसने बताया कि तिज्जो बाई को भैया राजा के कारिंदों ने ज़बरदस्ती अगवा किया था। वो जब सरपंच थी वहाँ किसी बात को लेकर ज़बरदस्ती अपने यहाँ, चूँकि जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी पत्नी थी, ज़बरदस्ती वहाँ ले गए और फिर वहाँ से कभी बाहर नहीं निकलने दिया। वहाँ से बाहर उसकी लाश ही आई। खैर, पुलिस ने ये सारी कड़ियाँ जोड़कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। सेशन कोर्ट में आशा रानी को भगोड़ा साबित कर दिया, क्योंकि वो नेपाल से यहाँ आने का नाम नहीं ले रही थी। और उनके गिरफ्तारी का वारंट भी, NBW नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी हो गया। और जब उनको ये लगा कि NBW के बाद उनकी विधायकी पर खतरा हो सकता है, तो वो वहाँ से वकीलों की एक फ़ौज के साथ कोर्ट में सरेंडर करने के लिए आई। लेकिन पुलिस भी चालाकी करती है कि हम सरेंडर नहीं होने देंगे। पुलिस ने केस डायरी ही कोर्ट तक नहीं पहुँचाई। लिहाजा ये कहा गया कि चूंकि पुलिस केस डायरी ले आने में असफल रही है, इसलिए हम पहले पुलिस की केस डायरी मंगवा लेंगे। यानी पुलिस पहले ये रिपोर्ट लिख कर देती है कि ये वांछित हैं कि नहीं हैं, तभी कोर्ट उसको अपने उसमें लेगी, तभी कोर्ट अपने अपने पावर्स का इस्तेमाल करेगी और उसे जुडिशियल कस्टडी रिमांड उसका बना के जेल भेजेगी। पुलिस ने कोई आख्या नहीं दी, कोई केस डायरी नहीं दी, ताकि वो उनकी गिरफ्तारी कर सके। सरेंडर होकर वो जेल चली गई। पुलिस कस्टडी रिमांड में जब लिया जाता है, पुलिस लेती है, तो कभी कभी अदालतें उसमें 4-6 बड़ी ख़राब शर्तें भी लगा देती हैं कि उनके वकील की मौजूदगी में पूछताछ होगी। बंद कमरे में अगर आप कर रहे हैं, आपको लगता है कोई चीज़ लीक हो सकती है, लेकिन वकील दूर खड़ा रहेगा और ऐसी पूछताछ होगी ताकि वो उसके कानों तक जाती रहे। ऐसे में कोई पूछताछ हो नहीं पाती। जिस अपराधी की पूछताछ होनी होती है वो भी जानता है कि हमारे साथ कड़ाई नहीं कर सकते, लिहाजा वो जो चाहता है वही बोलता है। बहरहाल आशा रानी भोपाल, मैंने बताया कि भोपाल की एक अदालत में वहाँ गई, लेकिन फिर वो वहाँ से चुपचाप गिरफ्तार, वो जान गए, वकीलों ने बताया कि साहब ये आपको सरेंडर नहीं होने देगी, पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। तो आशा रानी गिरफ्तारी के डर से विधानसभा के भीतर घुस गई। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने विधान भवन को ही घेर लिया। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को उनकी मौजूदगी की जानकारी दी गई। पुलिस अफसरों ने बताया कि आशा रानी के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट है और उसे नौकरानी की आत्महत्या के मामले में पुलिस को गिरफ्तार करना है। पुलिस को आशा रानी के विधानसभा से बाहर निकलने का इंतज़ार करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, आपने सब इत्तला कर दी, लेकिन इनके बाहर निकलने का इंतज़ार करिए। जब ये बाहर निकलेंगी तभी आप इनकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। तब उसकी माँ ने बताया, वसुंधरा की माँ ने बताया कि भैया राजा की शुरू से ही मेरी बेटी पर बुरी नज़र थी। उससे बचाने के लिए ही मैंने अपनी बेटी को भोपाल पढ़ने के लिए भेजा था। मुझे क्या पता था कि ये दुष्ट भोपाल में भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। भारती ने कहा कि वसुंधरा अपनी हत्या से 5 दिन पहले छतरपुर आई थी। उसने भैया राजा की तस्वीर दिखाते हुए कहा था कि उसने उसके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को बता नहीं सकती। और तभी बेटी ने ये भी बताया था कि इसी ने, यानी भैया राजा ने ही उसका गर्भपात भी कराया है। मतलब अब घृणा सी आती है ऐसे व्यक्ति पे, अपने सगे भांजे की बेटी के साथ इस तरह का काम। ठीक, खैर वो मैंने आपको बताया कि जैसे ही वो बाहर निकली, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, विधायिका को। और जैसे ही भैया राजा अस्पताल से बाहर निकले,
उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, जब उनको भैया राजा को गिरफ्तार किया गया था, उस समय तक आशा रानी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और भैया राजा को गिरफ्तार करके जब मिसरोद थाने पुलिस ले आई तो पति की नाराज़गी से नाराज विधायक आशा रानी सिंह ने अपने समर्थकों के साथ डीजीपी के आवास के बाहर धरना दिया था, दबाव बनाने के लिए कि मेरे पति को छोड़ दिया जाए। लेकिन खैर, नौकरानी वाले केस में बाद में उनकी भी गिरफ्तारी, माननीय विधायिका जी की भी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली थी। 3 महीने में पुलिस ने सब चार्जशीट तैयार कर दी और उसके बाद पुलिस को ये पता लगा कि वसुंधरा की हत्या में ड्राइवर के अलावा भैया राजा का भतीजा पंकज शुक्ला भी शामिल था। खैर, पुलिस ने इस पूरे मामले में भैया राजा, ड्राइवर हल्के उर्फ भूपेंद्र, पंकज शुक्ला के अलावा रोहिणी शुक्ला उर्फ रम्मी, भैया राजा के नौकर छोटू सहित अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट सबमिट की गई। 18 मार्च 2010 को कोर्ट में चार्जशीट सबमिट की गई। कुल 56 गवाहों की सूची भी अदालत में दी गई। कोर्ट में भैया राजा ने कहा कि वसुंधरा बुंदेला हत्याकांड से उनका कोई वास्ता नहीं है। पुलिस ने साजिश की तहत झूठा फंसाया है। जिन जिन केसेस में इस तरह के राजनीतिक अपराधियों के खिलाफ सजा हुई है, हर एक में अभियुक्त जो विधायक, सांसद या तमाम बड़े पदों पे रहे हैं लेकिन अपराधी रहे हैं पहले, वो यही कहते हैं, साहब ये हमारे राजनीतिक विरोधियों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है। एक लाइन का स्टेटमेंट आप किसी का भी देख लीजिए, विदाउट फेल, कि साहब ये तो राजनीतिक साजिश है जो मेरे खिलाफ हो रही है। तो वैसा ही भैया राजा ने भी किया और वो ये कहते रहे कि वो घटना के दिन भोपाल में नहीं थे। करीब 4 साल ये सुनवाई चली और 30 मई 2013 को अपर सेशन जज संजीव कालगांवकर की अदालत में भैया राजा के अलावा पंकज शुक्ला, अभिमन्यु और भूपेंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देखिए, जिस तरह से उसने अपनी नौकरानी के साथ बलात्कार करने के बाद उसे जला दिया और आत्महत्या का नाम दिया, लाश भी उसके परिवार वालों को नहीं ले जाने दी, खुद लाश ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया, कुछ नहीं हुआ। वैसे ही इस केस में भी उसने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन और ताकत लगाने का ये हुआ कि मृत्यु दंड नहीं मिला, सिर्फ उम्र कैद की सजा मिली और रम्मी उर्फ रोहिणी शुक्ला को सबूतों के अभाव में पुलिस ने अदालत ने बरी कर दिया। एक नाबालिग आरोपी की भी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में हुई थी। वसुंधरा के पिता के वकील ने सभी दोषियों को फांसी की सजा की मांग की थी। कोर्ट ने सजा हत्या का आरोपी मानकर सुनाई थी। किसी दूसरे आरोप में ये उम्र कैद नहीं हुई थी, ये हत्या में हुई थी। कोर्ट ने कहा कि देह शोषण का आरोप साबित नहीं हो पाया। सीधी सी बात है, कोई पुलिस ने अगर किसी को आई विटनेस बताया भी होगा तो वो होस्टाइल हो गया होगा। और हत्या करवाने का उद्देश्य और साबित नहीं हो पाया, लेकिन गर्भपात के प्रमाण ये बताते हैं कि इसी वजह से हत्या करवाई गई होगी। ये अदालत ने होल्ड किया अपने आदेश में। हत्या करवाने का उद्देश्य राजा भैया के अलावा अन्य किसी का हो नहीं सकता, ये भी अदालत ने कहा। नवंबर 13 में मैंने आपको बताया कि लंबी सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने नौकरानी तिज्जोबाई की आत्महत्या के मामले में भी राजा भैया और आशा रानी को 10-10 साल की सजा सुना दी। यानी इस वसुंधरा बुंदेला की हत्या और नौकरानी की उस आत्महत्या के प्रकरण में भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई।
साल 2013 में कोर्ट ने भैया राजा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और वो फ़ौरन हाई कोर्ट चले गए थे सज़ा को कम कराने के लिए, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और नियत कर रखा था। दिसंबर 2014 को जेल में ही भैया राजा को पैरालिटिक अटैक हुआ और उनका एक अंग पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया और उन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसे सेंट्रल जेल से हमीदिया अस्पताल डॉक्टरों के कहने पर ले जाया गया था। इस तरह से उसकी मृत्यु हुई और ये अध्याय, ये काला अध्याय, ये घृणित कार्य करने वाले का का जीवन ईश्वर ने ही अपनी कलम से समाप्त कर दिया। आज की घटना देखिए, जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनीति में आ जाते हैं और फिर विधानसभा लोकसभा पहुंचते हैं तो अपराध का राजनीतिकरण ये सब अपराध के राजनीतिकरण की श्रेणी में आता है। जिसके डीएनए में ही अपराध हो, वो कितना भी माननीय हो जाए, आपराधिक मानसिकता से वो कभी बाज नहीं आ सकता, न उससे कभी उबर पाता है। छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ में भैया राजा की तूती बोलती थी। इन जिलों में दर्जनों थानों पर उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे लिखे हुए हैं, जिसमें हत्या के मुकदमे हैं। अब आप सोचिए कि केंद्रीय गृह मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह के रिश्तेदार की हत्या में वो जेल में था, नैनीताल जेल में था। उसमें एक बहुत ही रसूखदार नेता अकबर अहमद डंपी भी थे, जिनके फार्म हाउस पे उस रिश्तेदार की लाश मिली थी और जेल से ही भैया राजा ने चुनाव लड़ा। और देखिए, मतलब चोरी और सीना चोरी कि वहाँ पर जो इसका नारा था इलेक्शन का, वो वही था कि मुहर लगेगी हाथी पर, नहीं तो गोली छाती पर, लाश मिलेगी घाटी पर। पट गया उसका पूरा विधानसभा क्षेत्र इसी नारे से और जीत गया 40,000 वोटों से। ट्रायल में सारे गवाह होस्टाइल हो गए और भैया राजा दोष मुक्त हो गए उस ट्रायल में जो बूटा सिंह के रिश्तेदार की हत्या हुई थी, क्योंकि वो भी सबल था, उस समय विधायक था। अकबर अहमद डंपी भी विधायक या सांसद थे या थोड़े दिन पहले रह चुके थे और उसमें कुछ नहीं हुआ, सब दोष मुक्त हो गए। अच्छा, भैया राजा के सर पे पाप चढ़कर बोल रहा था, मतलब अपने सगे भांजे यानी भगिना की बेटी यानी नतिनी वसुंधरा बुंदेला का भी उसने बलात्कार किया। एक बार नहीं, बार बार किया, गर्भपात कराया और जब पढ़ी लिखी वसुंधरा को लगा कि इनफ इज़ इनफ, उसने विरोध करना शुरू किया तो उसकी हत्या करा दी। हत्या करा के लाश रेलवे ट्रैक पर फेंक दी। अपराधी, एक तो अपराधी, दूसरा विधायक, मतलब एक करेला, दूसरे नीम पर चढ़ा, तो कितना कड़वा हो गया होगा आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। आखिरकार जेल में ही मरा। 30 साल से अधिक के आपराधिक जीवन में पहली बार सजा हुई थी और जेल में ही मृत्यु हुई। इतना मैनेज किया कि अदालत से मृत्युदंड नहीं हो पाई, लेकिन ऊपर वाले को कौन मैनेज करेगा, ऊपर वाले ने ही मृत्युदंड दे दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।